उसके बाद हम पढ़ेंगे परमाणु का लेक्चर नंबर 18। और कुछ ही लेक्चर का जो है हमारा चैप्टर परमाणु बचा हुआ है। तो बस कुछ चैप्टर बाद हमारा परमाणु चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। और एनसीईआरटी में मान के चल रहा हूँ कि आप पढ़ के आए होंगे। आज हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। तो आशा है कि आप जो है ये पढ़ के आए होंगे। अगर आप पढ़ के नहीं आए तो फिर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे पहले ही बोला था कि आप एनसीईआरटी पढ़ कर आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आओगे तो आपको अलग अच्छे से समझ में आएगा लेक्चर। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के नहीं आओगे फिर आपको डाउट्स हैं। लेकिन अगर आप पहले से पढ़ के आओगे तो डाउट्स आएंगे तो तुरंत खत्म हो जाएंगे क्लास में ही। जैसे अगर आप डाउट्स आपके उस टाइम पर आते हैं पढ़ते टाइम, तो क्लास में आते ही आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। तो आपको थोड़ा एक रखना है, अपने थोड़ा रखिए कि एनसीईआरटी पढ़ के ही क्लास में आइए। और अगर आप पढ़ के आए हैं तो बहुत ही बढ़िया, आपके लिए तालियां। और पढ़ के आइए, आपका जो है आपके नंबर फुल आएंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के आ रहे हैं तो आपके नंबर फुल आएंगे। तो एनसीईआरटी पढ़ कर आइए आप भी। आप जो देख रहे हैं सब पढ़ कर आइए, जो नहीं पढ़ के आए वही पढ़ कर आइए। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो बोर के मॉडल के तृतीय अभिग्रहित के अनुसार जब कोई परमाणु उच्च ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या एन इनिशियल, जिसको कहते हैं हम कि एन स्टार्टिंग है, से निम्न ऊर्जा स्थिति जिसकी क्वांटम संख्या एन एफ है, तो एन एफ इज लेस देन, जो एन एफ कम होता है एन आई से, में संक्रमण करता है, तब ऊर्जा के इस अंतर को आवृत्ति वी आई का एक फोटोन वहन करता है। ताकि अब मैं आपको समझाता हूँ। इसके कहने का अर्थ है कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं। देखिए क्या, अब देखिए, सबको पता है कि नाभिक का जो आवेश होता है वो धनात्मक आवेश होता है। मान लीजिए यहाँ एक इलेक्ट्रॉन जो है वो बैठा है, और ये जो है इस वाली एनर्जी जो है मतलब क्वांटम संख्या मान लीजिए, इस क्वांटम संख्या है एन आई। तो यहाँ से हो जाता है एन फाइनल। वहां से मान लीजिए यहाँ से जी यहाँ चला जाता है, इसको कहीं से ऊर्जा मिली। मान लीजिए इसको कहीं से ऊर्जा मिली और ये यहाँ से यहाँ आ गया। तो यहाँ से यहाँ तो आ गया, लेकिन दिक्कत है कि यहाँ जो है जो रुझान देर तक रह नहीं पाएगा। यहाँ जो है झेल नहीं पाएगा यहाँ की जो है एनर्जी को। तो क्या होता है, यहाँ पर आने के बाद जब इस पे एनर्जी कम पड़ती है, और या फिर जो मतलब जब भी इसको जरूरत पड़ती है, या फिर जैसे ही ये ऊपर वाली उसमें आता है क्वांटम संख्या एन एफ में, तो ये वापस से जो है अपना जो है वापस से उसी स्थिति में आ जाए जिस स्थिति में पहले था। तो यहाँ था, तो यहाँ से जो है वापस ही आ जाएगा। अब यहाँ से यहाँ तक लेगा वो ऊर्जा, जिसको एनर्जी बोलते हैं। और यहाँ से यहाँ ये एनर्जी लेगा, ऊर्जा, ऊर्जा लेगा। और ये जो है ऊर्जा छोड़ेगा, किसके फॉर्म में छोड़ेगा, एच वी। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो है ये एच वी के फॉर्म में नहीं छोड़ेगा, फोटोन जो है वो छोड़ेगा एक। तो फोटोन जब छोड़ेगा तो हम ये एच वी निकाल क्या रहे हैं, हम ये फोटोन की आवृत्ति या फोटोन की ऊर्जा निकाल रहे हैं। छोड़ा इसने फोटोन ही है, हम जो है फोटोन की जो है आवृत्ति और फोटोन का जो है हम ऊर्जा निकाल रहे हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि मान लीजिए उस फोटोन की आवृत्ति है वी, इसको हम एस सी बटा लेमडा भी लिख सकते हैं, क्योंकि वी बराबर सी बटा लेमडा होता है। तो यहाँ से एस सी बटा लेमडा हो गया। इसकी वैल्यू क्या हुई, इसकी वैल्यू हो गई जो कैपिटल ई फाइनल है माइनस कैपिटल ई इनिशियल है। मतलब कहने का मतलब जो बाद में जो जितनी एनर्जी हो गई उसमें से हमने घटाया इलेक्ट्रॉन की जो पहले एनर्जी थी। तो एनर्जी जो है थोड़ा उल्टा लिख दिया मैंने इसको, इधर आएगा आई
किधर आ गए? ये एफ होगा। तो ई आई माइनस ई एफ करेंगे, क्योंकि जो है यहाँ पे ई एफ जो है वो छोटा होता है। क्यों छोटा होता है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ई एफ जो यहाँ पे छोटा होगा, ई आई यहाँ पे बड़ा होगा। तो हमको ऊर्जा को है जो वो एक घनात्मक उसको बनाना है, घन में बनाना है। तो क्या वो माइनस में तो चाहिए नहीं हमको। तो उसको बनाने के लिए जो है ई आई को जो है आगे लिखेंगे ऑब्वियसली, और लिखेंगे ही। तो ये जो है ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, इसमें कुछ जो है नया तो है नहीं। ठीक है। तो इसको जो है पहले भी पढ़ चुके हैं। एक बार मैंने और आपको एक्सप्लेन कर दिया कि इलेक्ट्रॉन जब जो है वापस से अपनी जो है उसी स्थिति में आता है जिस स्थिति में पहले था, तो वो जो है एक जो है अपनी एक जो छोड़ता है, एक फोटोन छोड़ता है। जिस फोटोन के बारे में हम पढ़ते हैं कि उसकी जो है आवृत्ति क्या है, उसकी ऊर्जा क्या है। और उसी को पढ़कर जो है उसी के लिए जो है हम ये निकाल रहे हैं सब जो है। किसके लिए निकाल रहे हैं? रिपीट है। ना। एक काम करते हैं, रहने दीजिए, लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मतलब माउस से लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। बट कोई नहीं। ओके, तो समझ लीजिए कि फोटोन के लिए हो रहा है सब कुछ। तो हम सब कुछ जो निकाल रहे हैं वो सब फोटोन के लिए निकाल रहे हैं। तो क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है अपनी दूसरी ऊपरी क्वांटम संख्या, मतलब जो दूसरी बड़ी ऑर्बिट से जो है जब वापस से अपनी ऑर्बिट में आता है, तो जो है बड़ी ऑर्बिट से छोटी ऑर्बिट में वापस आता है, तो वो जो है एक फोटोन जो है वो छोड़ता है। और उस फोटोन की जो है आवृत्ति जो है इधर से निकल जाएगी। ये जो है फोटोन की आवृत्ति है। ये उस फोटोन की तरंग दैर्घ्य है। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, जब वो जो है पहले जिस ऑर्बिट में था उसमें है। और ये जो है जब जब वो ऑर्बिट छोड़कर आया है तो उसकी जो ये जो है इनिशियल है, ये जो है उसकी फाइनल है। तो जो है, हाँ। तो ये इसकी इनिशियल मतलब जो पहले था उस एनर्जी की जो है, उस ऑर्बिट की जो है एनर्जी है, उस कक्ष की एनर्जी है। और जो ई एफ है वो जहां तक बाद में पहुंचा जो है अंतिम कक्ष अक्ष की जो है ऊर्जा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐसा है कि आपको तो समझ में आ गया होगा। तो ये जो है मैंने अभी आपको लिख के बताया पूरा, वही है सेम, देखिए। एच म्यू उस फोटोन की जो है ऊर्जा, और जो है इसमें गलत लिखा हुआ है शायद। इधर एफ आएगा, इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। इसमें एफ आएगा इधर, क्योंकि मैं करेक्ट कर ही देता हूँ। हाँ। जैसे कि मैंने सही कर दिया, तो उधर एफ आएगा। ई एन आई मतलब जो एन आई जब कक्ष में था तो उसकी जो ऊर्जा थी, माइनस एन एफ जब कक्ष में आया तो उसकी ऊर्जा को जब हम घटाएंगे तो जो है एच बी जो है हमारा निकल आएगा। और जो क्या है वो ऊर्जा बराबर है उस फोटोन की, जो फोटोन जो है इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा जब वो उस कक्ष से इस कक्ष में आएगा। ई एन एफ और ई एन आई के लिए समीकरण 12.16 का प्रयोग करने पर, अब ये देखिए ये कैसे आया। तो ये देखिए हमने जो है ऊर्जा का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? एम ई की पावर 4, एम ई की घात 4 बटा साल नॉट स्क्वायर, एच की घात 2, और यहाँ पे आएगा एन स्क्वायर। तो अगर मैं ई एन आई की बात करूं तो क्या चेंज आएगा इसमें? केवल ये चेंज आएगा कि एन आई हो जाएगा इधर एन की जगह, क्योंकि पहले हम ई एन के लिए निकाल रहे थे। अब ई एन आई के लिए निकाल रहे हैं तो एन की जगह एन आई हो जाएगा, एन की जगह एन आई हो जाएगा। अब मैं कहूँ कि ई एन एफ के लिए क्या होगा? तो बाकी सब तो कुछ बदलने वाला है नहीं।
एच स्क्वायर और एन एफ का स्क्वायर। तो देखिए ई एन आई माइनस ई एन एफ कितना होगा? एम ई फोर बटा इसमें जो है माइनस जो है रहता है सब में, माइनस जरूर लगा लीजिएगा। हम्म, विद नॉट स्क्वायर एच स्क्वायर एन आई स्क्वायर माइनस माइनस एम ई की घात 4 बटा 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 एच की घात 2 और एन एफ की घात 2। अब मान लीजिए माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हट जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो क्या होगा हम आगे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? अगर हम एम ई की घात 4 को 8 एप्सिलॉन नॉट की घात 2 एच की घात 2 को कॉमन निकाल लेते हैं, तो अंदर क्या बचेगा? 1 बटा एन एफ का स्क्वायर माइनस 1 बटा एन आई का स्क्वायर। तो माइनस का जो है ये पहले आ गया और ये मैंने बाद में लिख दिया क्योंकि इसमें माइनस था, इसमें नहीं है। तो बस यही जो है इसमें निकाला गया है और यही जो है डायरेक्ट फॉर्मूला जो है आपको यहाँ पर दिखाया गया है। बस ई की जगह जो है आप इसमें जो है एच वी आई एफ लिख सकते हो और डायरेक्ट इस फॉर्मूले को जो है यहाँ पे आपको, मतलब इसका डेरिवेशन नहीं कराया गया है बट मैंने आपको करके दिखा दिया। डेरिवेशन क्या है, उसमें डायरेक्ट सेपरेट माइनस करना था, तो डायरेक्ट फॉर्मूला वहां से आया है जहाँ से हमने जो है ये ई पढ़ा हुआ था। ये ई का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने दोनों फॉर्मूले को लिखा, दोनों को जो है घटाया और सॉल्व करने पे जो है हमारा ये आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अथवा वी आई एफ, तो ये वही का वही फॉर्मूला है और उसमें कुछ नहीं, बस जो है उसमें जो है हमने निकाला था क्या, एच वी। इसमें जो है एच नीचे ले आएंगे, इस एच को जो है इस एच को नीचे उतार देंगे और जब नीचे गुणा होगा तो ये जो है घात 2 है, घात 2 की जगह 3 हो जाएगी, बस और कुछ नहीं होगा। चलिए देखते हैं। तो ये देखिए एच की घात 3 हो गई और कुछ नहीं बड़ा बाकी सेम रहा। तो समीकरण 22.21 जो हमने अभी देखा है वाला, ये रहा 22.21। 22.21 हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम के लिए रेडबर्ग का सूत्र है। इस संबंध में यदि हम एन एफ बराबर 2 और एन आई बराबर 3, 4, 5 प्रतिस्थापित करते हैं तो यह संबंध बामर श्रेणी के लिए समीकरण 12.10 के सदृश परिवर्तित हो जाता है। इसमें इससे हम रेडबर्ग नियतांक आर का मान ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ से रेडबर्ग के जो नियतांक है उसका फॉर्मूला क्या बनता है, एम ई स्क्वायर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एच एच क्यूब सी। तो ये जो है रेडबर्ग उस नियतांक का फॉर्मूला बनता है। और समीकरण 12.23 में विभिन्न नियतांकों के मान प्रतिस्थापित करने पर हम पाते हैं कि जो अपना रेडबर्ग नियतांक है उसकी वैल्यू कितनी आती है, 1 दशमलव जो अपना 03 गुणे 10 की घात 7
मीटर इनवर्स। ये जो है अपनी रेडबर्ग की रेडबर्ग नियतांक की वैल्यू आती है। इसको आपको याद रखना है, याद ही रखना है इसको। रेडबर्ग नियतांक की आपको वैल्यू याद रखनी है, 1.03 × 10⁻⁷ मीटर इनवर्स। तो यह मान अनुभाविक बामर सूत्र से प्राप्त मान 1.097 × 10⁻⁷ से अति निकट है। सैद्धांतिक एवं प्रायोगिक मानों के इस सामंजस्य ने बोर मॉडल की स्पष्ट एवं प्रभावशाली संपुष्टि की है। आज हमने क्या पढ़ा? तो आज हमने पढ़ा हाइड्रोजन परमाणु, परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम, और उसको हमने समझा, उसके फॉर्मूले को पढ़ा, और हमने अच्छे से जो है समझा कैसे जो है इलेक्ट्रॉन जो है वापस आने पर फोटोन जो है छोड़ता है। उस फोटोन के हमने आवृत्ति वगैरह के फॉर्मूले निकाले। और जो है हमको लाइट दिखती है, जो जब इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाता है तो हमको लाइट कैसे दिखती है? जब वो उत्सर्जित होता है तो उत्सर्जित होता है हो जाता है तो अपने ऊपर वाली कक्ष में जो है वो उत्सर्जित होकर चला जाता है। जब वापस आता है तो वो एक फोटोन छोड़ता है, तो जो फोटोन छोड़ता है वही हमें लाइट के रूप में दिखता है। तो कल हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम को कंप्लीट कर देंगे। थोड़ा सा पार्ट रह गया है इसका, जैसे हम उसको कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद अगले लेक्चर में हम जो है उदाहरण लेंगे, तो आपको उदाहरण में मजा आ जाएगा, मेरी गारंटी है। तो चलिए आज का लेक्चर जो है मेरे हिसाब से यहीं समाप्त करते हैं, और कल जो है आप थोड़ी थोड़ी पढ़ के आइएगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।